हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज़। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं सब। तो आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट कर देंगे। इसके लास्ट न्यूमेरिकल रहे हैं 13, 14 एंड 15। और नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट कर देंगे चैप्टर नंबर 2 गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो न्यूमेरिकल नंबर 13 देखिए। 2 चार्जेस +10 microcoulomb and -10 microcoulomb are at distance of 2 centimeter. Calculate the electric field at 60 centimeter from the center of dipole on the axial line and the equatorial line. +10 माइक्रोकुलम, यहाँ माइक्रो कर लेना आप, ठीक है, यहाँ भी माइक्रो कर लेना, तथा -10 माइक्रोकुलम के दो आवेशों को 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। इनकी अक्षीय रेखा एवं निरक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के केंद्र से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना हमें करनी है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है। हमें एक डाइपोल दिया हुआ है 10 माइक्रोकुलम -10 माइक्रोकुलम, ठीक है, और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, मतलब जो डाइपोल की जो लेंथ है वो है 2 सेंटीमीटर, द्विध्रुव की जो लंबाई है वो 2 सेंटीमीटर है। और हमें एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पर हमें 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको केवल फॉर्मूला इसका लर्न करना पड़ेगा, बाकी इजीली याद रह जाएगा। तो देखिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है। तो Q इक्वल्स टू 10 माइक्रोकुलम आपको गिवन है। 10 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 कुलम। तो यहाँ पर माइक्रो की जगह हम लिखेंगे 10⁻⁻6। -6 और +1 हो जाएगा -5। तो यहाँ पर हमारे पास चार्ज मिल जाएगा हमें 10⁻⁻5 कुलम। डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच में -Q और +Q के बीच की डिस्टेंस कितनी गिवन है? 2 सेंटीमीटर। तो चाहे आप लिख दें 2L इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, क्योंकि हम -Q और +Q के बीच की दूरी 2L भी लेते हैं डिस्टेंस, चाहे इसे आप D ले लें, एक ही बात है। तो आपने क्या लिया? D इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड क्या करना है? आपको इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मतलब आपको निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र चाहिए, और आपको एक्सियल पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मतलब आपको अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान चाहिए। ओके, कितनी डिस्टेंस पे चाहिए? डाइपोल के सेंटर से 60 सेंटीमीटर पर आपको चाहिए। तो आपको मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, हालांकि लेक्चर्स में आपको अच्छी तरह सब कुछ बताया गया है, लेकिन फिर से देख लीजिए। ये एक +Q चार्ज है, ये एक -Q चार्ज है। ये +Q और -Q को मिलाने वाली लाइन को बोलते हैं एक्सिस, और अलोंग द एक्सिस ये जो लाइन है, ये डॉट 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 आपको लाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं हम एक्सियल लाइन। और परपेंडिकुलर बाईसेक्टर वाली लाइन जो है, ये देखिए परपेंडिकुलर है और बीच में से निकल रही है डाइपोल के, मतलब परपेंडिकुलर बाईसेक्टर। ये जो लाइन आपको दिख रही है ये होती है इक्वेटोरियल लाइन, और ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं हम एक्सियल लाइन। तो फॉर्मूले हमें याद हैं। एक्सियल लाइन पर डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? 2kp/r³, याद रखना है आपको। और इक्वेटोरियल मतलब निरक्षीय पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक्सियल का हाफ होता है। भाई एक्सियल पॉइंट पर आप जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उसकी वैल्यू हमेशा इक्वेटोरियल से डबल होती है, या इक्वेटोरियल की वैल्यू यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल पे जो वैल्यू होती है वो एक्सियल की हमेशा हाफ होती है। तो आप एक्सियल की निकाल लें, उसका हाफ कर दोगे, आपके पास इक्वेटोरियल की पर इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आई इतनी बात? तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है 2kp/r³। P क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। उसका फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज। तो मतलब आवेश इनटू दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। तो आवेश P की जगह हम लिख देंगे Q इनटू D। ओके, अब वैल्यू पुट कर देंगे। K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q की वैल्यू 10⁻⁻5, D की वैल्यू 2 × 10⁻², और यहाँ पर हम R की वैल्यू पुट कर देंगे 60 × 10⁻²। तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अब देखिए, यहाँ पर 9 × 2 कर दूंगा और 2 × ये 9 कर दूंगा तो बन जाएगा 36। 10⁻9 ये बन जाएगा 36। अब देखिए 10⁻9, 10⁻5 और 10⁻2 को मैं ऐड कर दूंगा तो -7 और +9 बन जाएगा +2। ठीक है, यहाँ पर
ये देखिए ये 0 0 और ये 0 हो जाएंगे 1000 और ये हो जाएगा 10⁻⁻6, तो ये बन जाएगा 10⁻³ और यहाँ पर देखिए 6 × 6 हो गया 36 × 6, तो ये 36 से ये 36 हो जाएगा कैंसिल आउट। ओके, ये 10⁻³ इन्वर्स होके हो जाएंगी पॉजिटिव, ये बन जाएगी 10⁻5, ये देखिए अपॉन में 6। 10⁻5 को मैं लिख सकता हूँ 10 × 10⁻4 और 10/6 होता है 1.67 × 10⁻4। तो ये हमारे पास आ गया है एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। ओके, अब हमें इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बोला एक्सियल पर आप जो निकालते हैं उसका हाफ कर दो, आधा कर दो, तो वो इक्वेटोरियल पे आता है। तो ये एक्सियल पे जो भी वैल्यू आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसका हाफ करते हैं तो हमें इक्वेटोरियल पर वैल्यू मिलती है। तो इक्वेटोरियल वैल्यू क्या होती है? एक्सियल की हाफ, याद रखो ये बात। ओके, अब ये की वैल्यू कितनी होती है? ई एक्सियल की वैल्यू कितनी होती है? 2kp/r³। 2kp/r³। अगर आप 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और बन जाएगा kp/r³। या डायरेक्ट आप क्या कीजिए, आपके पास ये वैल्यू कितनी आई थी? 1.67 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। ये कहाँ आई थी? एक्सियल पॉइंट पे। इसका हाफ कर लो, कितना हो जाएगा? हाफ करोगे तो 2 की डिवाइड कर लोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 0.83 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट लगानी बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं लगाओगे तो आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल नंबर 14। दो समान बिंदुवत आवेश Q जो परस्पर कुछ दूरी पर रखे गए हैं को मिलाने वाली रेखा के मध्य में अन्य आवेश Q रखा गया है। Q का मान एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए कि निकाय संतुलित रहे। टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस कैपिटल Q आर एट सम डिस्टेंस। A charge Q is placed on the line joining in an equilibrium system. What will be its value and nature of Q so that the system may be in equilibrium? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहले आपको कभी भी कोई न्यूमेरिकल करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करना होगा। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है ये आपको समझना होगा, तभी आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाएगा। तो दो समान बिंदुवत आवेश कैपिटल Q जो परस्पर कुछ दूरी पर रखे गए हैं, ठीक है। Two identical point charges Q are at some distance. A charge small q is placed on the line joining in an equilibrium system. यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो चार्ज है, एक चीज़ और ऐड कर लेना, क्योंकि देखो हिंदी में ये बात गिवन है कि मध्य में, मतलब बीच में। ए चार्ज Q is placed on the line joining in an equilibrium system at mid point. ये मिड पॉइंट आप यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हिंदी में यहाँ पर मध्य लिखा हुआ है, हमने इसी अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया है। तो आप ये ध्यान रखो, दो चार्जेस हैं कैपिटल Q, कुछ डिस्टेंस पर है, उनके बीच में हमने एक Q चार्ज भी रख दिया। अब ये कह रहा है कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो स्मॉल q की वैल्यू क्या होगी और इस पर साइन क्या होगा, ठीक है, इसका नेचर क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हम अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बात करते हैं। एक चार्ज है कैपिटल Q, एक चार्ज है कैपिटल Q, हम दोनों के बीच की डिस्टेंस d मानते हैं और उनके बीच में एक चार्ज पड़ा है स्मॉल q। तो अगर बीच में पड़ा है तो यहाँ से लेकर कैपिटल Q तक की डिस्टेंस होगी d/2 और यहाँ से लेकर कैपिटल B या B पॉइंट तक की डिस्टेंस भी d/2 होगी। हमने A और B पॉइंट यहाँ पर ले लिए हैं। कैपिटल Q यहाँ पर A पॉइंट पर है, यहाँ पर B पॉइंट है, ठीक है। A और B के बीच की डिस्टेंस D है और हम ये ले लेते हैं कि ये जो चार्ज Q है ये O पॉइंट पर है। क्लियर होगी बात आपको ये? ओके, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये हम कह सकते हैं ये हमें गिवन है। हमें फाइंड करना है चार्ज Q की वैल्यू। अब एक बहुत ज़्यादा जो बड़ी हिंट है इस क्वेश्चन में वो ये है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, निकाय साम्य अवस्था में है। जब भी हमें कहता है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब किसी भी चार्ज को आप ले लो, उस पर नेट फोर्स ज़ीरो लगेगा। किसी भी चार्ज को आप ले लो, नेट फोर्स कितना लगेगा? ज़ीरो। ओके, तो हम क्या करते हैं, एक चार्ज को कंसीडर करते हैं और हम चार्ज को लेते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। अब आपको डायग्राम क्लियर हो रहा है? ओके, अब देखिए मैं इस Q चार्ज को लेता हूँ।
सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब किसी भी इस पूरे सिस्टम में किसी भी चार्ज को आप लेते हैं तो उस चार्ज पर नेट फोर्स ज़ीरो लगेगा। कितना लगेगा? ज़ीरो। तो हम इसको लेते हैं जो ए पॉइंट पर है। आप इसको भी ले सकते हैं। अगर आप इसको लेंगे तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा ये भी मैं बताऊंगा आपको। तो हम इसको लेते हैं कैपिटल क्यू चार्ज को जो ए पॉइंट पर है। अब क्या है, आपको पता है ये जो बी पॉइंट पे जो कैपिटल क्यू चार्ज है ये आइडेंटिकल है, मतलब जैसा क्यू ये है सेम टू सेम ये है। एक बार मतलब ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है। तो ये प्लस क्यू क्या करेगा, इस क्यू को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। ये बात आपको क्लियर हुई? फिर से देखिए, ये कैपिटल क्यू चार्ज इस कैपिटल क्यू चार्ज को ऐसे रिपेल करेगा, क्योंकि हम निकालना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं कि इस पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है। तो इस पर एक तो ये फोर्स लगाएगा और एक ये फोर्स लगाएगा। ओके, क्लियर हुआ? तो यहाँ पर ए पर फोर्स कौन लगा रहा है? बी लगा रहा है। तो बी फोर्स लगा रहा है, लग किस पे रहा है? ए पर। तो हम जिस पे लगता है उसे पहले लिखते हैं। याद है आपको ये? फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी, और डायरेक्शन कैसी है इसकी? इस साइड। ये क्लियर हुआ आपको? अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब एक फोर्स इस पर अगर ऐसे लग रहा है, इस पर नेट फोर्स जीरो ये हमें पता है, तो दूसरा फोर्स अपने आप ऐसे लगना चाहिए, तभी तो इस पर नेट फोर्स जीरो होगा। अब एक फोर्स तो इस पर ऐसे लग रहा है, तो एक फोर्स ऐसे लगना चाहिए। बात आपको पता लग गई? इसका मतलब जो स्मॉल क्यू है वो इसको रिपेल नहीं कर सकता। अगर रिपेल करता तो स्मॉल क्यू के कारण जो फोर्स लगता उसकी डायरेक्शन भी यूं ही होती, और दोनों फोर्स ऐड हो जाते, नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाता। इसलिए स्मॉल क्यू को इस पर नेट फोर्स जीरो होने के लिए स्मॉल क्यू को इसको इस डायरेक्शन में खींचना ही होगा। क्लियर हुई बात आपको ये? अगर स्मॉल क्यू उसको अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब स्मॉल क्यू नेगेटिव होना चाहिए। ये बात आपको क्लियर हुई? स्मॉल क्यू नेगेटिव होगा तभी तो उसको अट्रैक्ट करेगा, और तभी क्यू पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और इस एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तभी तो क्यू पर हम कह सकते हैं कि नेट फोर्स जीरो लग रहा है। ये बात क्लियर हुई? तो सबसे पहले हमने एक जो सोल्यूशन इसका फाइंड कर लिया कि जो स्मॉल क्यू है वो नेगेटिव है। ये बात क्लियर होगी आपको? ओके। उसके बाद आपको पता है कि अब अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो एफ ए बी की वैल्यू एफ ए ओ के वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। एफ ए ओ का मतलब क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू ओ। लगा कौन रहा है फोर्स? ये, और लग किस पर रहा है? ए पर। तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू ओ। ओके, तो ये एफ ए बी और एफ ए ओ दोनों इक्वल होने चाहिए। तो एफ ए बी क्या है? जो इन दोनों के बीच में लग रहा है, इसके और इसके। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। आर की जगह हम लिख देंगे डी स्क्वायर। अब एफ ए ओ को कैलकुलेट करो। यहाँ पर क्या करेंगे? के क्यू वन कितना? कैपिटल क्यू। क्यू टू कितना? स्मॉल क्यू। अपॉन में डिस्टेंस कितनी है? डी बाय टू स्क्वायर। क्लियर हुआ आपको ये? ओके। अब देखिए, के से के कैंसिल आउट, क्यू से क्यू कैंसिल आउट। यहाँ पर बन जाएगा क्यू बाय डी स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा क्यू डी स्क्वायर बाय फोर। ये फोर चला जाएगा इनवर्स ऊपर। क्लियर हुआ आपको ये? ओके। अब देखिए, यहाँ से डी स्क्वायर कैंसिल, और कैपिटल क्यू इक्वल टू आ गया हमारे पास 4Q। यहाँ से हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल क्यू बाय 4। तो हम फाइनल आंसर कह सकते हैं कि स्मॉल क्यू की वैल्यू है -Q/4। क्यों? नेगेटिव तो इसका नेचर है और इसका मैग्नीट्यूड है Q/4। क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन? क्योंकि जब भी हमें ऐसे पूछता है तो सबसे बड़ी हिंट इसकी ये थी कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब कैपिटल क्यू पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये भी इसी वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसके अनसॉल्व न्यूमेरिकल हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, कैलकुलेट द रेशो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं अल्फा कण के त्वरणों का अनुपात ज्ञात कीजिए। किसका रेशो हमें फाइंड करना है? एक्सेलरेशन का रेशो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक अल्फा पार्टिकल है,
एक प्रोटॉन है और एक ड्यूट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिए। अब इन तीनों पे क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, बल लगाता है। तो जब जिस चीज़ पे फोर्स लगता है तो उसमें एक्सेलरेशन आता है, तो इन तीनों पे एक्सेलरेशन आएगा, तीनों में त्वरण आएगा। उन तीनों एक्सेलरेशन का हमें रेशो निकालना है। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन का रेशो। तो सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे F/m। तो यह क्लियर हुआ आपको, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, F/m। अब विद्युत क्षेत्र में या इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू QE। तो इस F की जगह हम लिख देंगे QE, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा एक्सेलरेशन का A इक्वल टू QE/m। ओके, क्लियर हुआ। ये तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला बन गया एक्सेलरेशन का। अब हम बात करेंगे सबसे पहले प्रोटॉन के एक्सेलरेशन की। तो प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन को हम इक्विवेलेंट मानते हैं हाइड्रोजन के, ठीक है। अब ये जो कभी भी हम किसी एटम को लिखते हैं तो ये एक नंबर यहाँ लिखते हैं होता है और एक नंबर यहाँ होता है। इसको बोलते हैं हम प्रोटॉन नंबर और इसको बोलते हैं एटॉमिक मास नंबर। इसको बोलते हैं प्रोटॉन संख्या, परमाणु क्रमांक, और इसको बोलते हैं हम द्रव्यमान संख्या। तो फिर से देखिए, जैसे 1H1 है तो ये क्या है, ये जो होता है इसको बोलते हैं प्रोटॉन नंबर, और ये जो वैल्यू है यही हमें बताता है कि कितना चार्ज है। 1 है, इसका मतलब इस एटम के पास चार्ज है 1e। कितना चार्ज है, 1e। और ये 1 है, इसका मतलब इस फिर मास है, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन है। तो ओके, तो ये बात सुने। तो अब क्या करते हैं हम, प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है उसे हम लेते हैं Q या E लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है। फिर से समझिए, प्रोटॉन होता है 1H1, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 1, तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा 1e। अगर यहाँ पर 2 होता तो हम लिखते हैं 2e। यहाँ पर जितना लिखा होता है एटॉमिक नंबर, उसका मतलब उसके पास उतने ही प्रोटॉन है, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात क्लियर हुई। अगर हम हीलियम की बात करेंगे तो हीलियम के पास कितने प्रोटॉन होंगे, 2। अगर हम कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन के पास कितने हैं, 6। ये बात मैंने पहले भी क्लासेस में डिस्कस कर रखी है। तो अब फिर से ध्यान से देखिए, तो हम एक्सेलरेशन निकालने हैं प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन के लिए हम लिखेंगे AP, और प्रोटॉन पे के पास चार्ज कितना होता है, या तो हम Q पड़ा रहने देते हैं प्रोटॉन का चार्ज, या हम इसकी जगह E लिख देते हैं। तो EE/MP। हमने इस सॉल्यूशन में इस Q की जगह Q ही पड़ा रहने दिया है, तो आप इसकी जगह Q ही पड़ा रहने दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये भी सही है, आपको क्लियर हुआ। प्रोटॉन का चार्ज है Q, इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और मास है MP। क्लियर हो गया आपको ये, ओके। अब हम बात करते हैं आगे एक्सेलरेशन ऑफ ड्यूट्रॉन। ठीक है, अब ड्यूट्रॉन क्या होता है, ड्यूट्रॉन हाइड्रोजन का आइसोटॉप होता है, हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, जिसका फॉर्मूला होता है 1s2। 1s2 का मतलब है कि इस पर चार्ज की वैल्यू तो E ही है, चार्ज सेम है, उसमें 1H1 में 1 था, लेकिन मास नंबर 2 है। इसका मतलब ड्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से डबल होता है। ये बात क्लियर हुई आपको। तो मास ऑफ ड्यूट्रॉन इज डबल ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, बट चार्ज इज सेम। तो चार्ज सेम रहेगा, तो हम क्या चेंज करते हैं, फॉर्मूला क्या है हमारे पास फॉर्मूला था QE/m। तो Q की जगह तो Q ही रहेगा, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन इक्वल है, तो Q की जगह Q ही रहेगा, E की जगह E ही रहेगा। 2 की अब मास ऑफ ड्यूट्रॉन कितना है, डबल है मास ऑफ प्रोटॉन से, तो md की जगह यहाँ पर मैंने 2mp लिखा। ये बात क्लियर होगी, क्योंकि यहाँ पर 1s2 है। फॉर्मूला पता होना चाहिए ड्यूट्रॉन का, ओके। तो ये हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया ड्यूट्रॉन का भी। अब हम एक्सेलरेशन निकालते हैं अल्फा पार्टिकल का। तो अल्फा पार्टिकल याद रखो, अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस होता है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, एक हीलियम न्यूक्लियस होता है, मतलब हीलियम के एटम से, जैसे ये हीलियम का एटम है, इससे आप 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दो तो उसको हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। इसलिए अल्फा पार्टिकल के पास +2 ही चार्ज होता है, क्योंकि इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकालते हैं हम, 2। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं 2He4। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से कितना चार्ज है, 2e। या हम कह सकते हैं प्रोटॉन के चार्ज का डबल, प्रोटॉन के चार्ज का डबल। लेकिन यहाँ पर देखिए मास नंबर क्या है, 4। इसका मतलब मास ऑफ अल्फा इज
4 times mass of proton and charge of alpha is 2 time charge of proton. क्लियर हुआ आपको? ये बात मैंने यहाँ पे भी बता रखी है. चार्ज ऑन अल्फा इज 2 टाइम चार्ज ऑन प्रोटोन एंड मास ऑफ अल्फा इज 4 टाइम मास ऑफ प्रोटोन. क्लियर हुई बात आपको ये? तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास एक्सेलरेशन का? क्यू ई बाय एम. तो क्यू अल्फा ई बाय एम अल्फा. क्यू अल्फा की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगा 2q, एम अल्फा की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगा 4mp. 2 से 4 कैंसिल आ जाएगा, ये बन जाएगा क्यू ई बाय 2mp. ये क्लियर हुआ आपको? ओके. अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों एक्सेलरेशंस का रेशो ले लूंगा. तो मैं लिखूंगा ए पी रेशो ए डी रेशो ए अल्फा. ए पी की वैल्यू बताइए कितनी है? क्यू ई बाय एम पी. तो ए पी की जगह मैंने लिख दिया क्यू ई बाय एम पी. ए डी की वैल्यू कितनी है? क्यू ई बाय 2mp, क्यू ई बाय 2mp. ए अल्फा की वैल्यू कितनी है? क्यू ई बाय 2mp, क्यू ई बाय 2mp. अब रेशोज़ का मतलब है हमने इनको फ्रैक्शन किया हुआ है, मतलब एक के ये डिवाइड में है. तो क्या होगा यहाँ पर आपको पता ही ये बात, क्यू ई से क्यू ई कैंसिल, ये क्यू ई कैंसिल, एम पी से ये एम पी कैंसिल, ये एम पी कैंसिल. इधर कितना बच जाएगा? 1. इधर बन जाएगा हाफ, इधर बन जाएगा हाफ. अब हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन से हटाने के लिए इधर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, ये एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम लेंगे तो कितना बन जाएगा? 2 1 1. या 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो भी बन जाएगा 2 1 1. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 2:1:1. ये क्लियर हुआ आपको? ओके, फिर से देख लीजिए, ये आंसर आ गया हमारे पास 2:1:1. तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के अनसॉल्व्ड टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए हैं. अब हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, और उसके आरबीएससी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, एंड देन हम उसके भी अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे. तो अभी तक जिन बच्चों ने इतने यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं वो जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँचें और कंप्लीट कर लें इस चैप्टर को. तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. बाय बाय.